जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्योग्राफी की इस सीरीज में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं दक्कन के पठार के बारे में। आज बेसिकली हम दक्कन के पठार के बारे में जानेंगे कि दक्कन के पठार का निर्माण कब होता है। फिर इसके बाद जानेंगे कि दक्कन के पठार का विस्तार कहाँ कहाँ तक फैला हुआ है। फिर हम देखेंगे इसके बाद कि दक्कन के पठार से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, इसकी कौन कौन सी चोटियाँ हैं, तथा दक्कन के पठार में खनिज भंडार भी बहुत सारे पाए जाते हैं। ठीक है, लास्ट में हम मैप के माध्यम से जानेंगे कि दक्कन का पठार कहाँ पे स्थित है। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे सामान्य परिचय से, जिसमें हम जानेंगे कि जो दक्कन का पठार है मुख्य रूप से कहाँ पे महाराष्ट्र में पाया जाता होगा। बेसिकली सब ये जानते हैं कि जो दक्कन ट्राइब है वो महाराष्ट्र में पाया जाता है ना। पाया तो ये महाराष्ट्र के साथ साथ इसका विस्तार महाराष्ट्र के जो आसपास के जो राज्य हैं उनमें भी फैला है। तो वही ये बता रहा है कि महाराष्ट्र में तो ये दक्कन का पठार पाया जाता है, किंतु इसका विस्तार मध्य प्रदेश, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तक, आप सोचिए दक्षिण के भाग हमारे तमिलनाडु तक भी कुछ भागों में, तमिलनाडु के कुछ भागों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, दक्कन के पठार का यहाँ तक कि आप मध्य प्रदेश से छटा हुआ छत्तीसगढ़ है, तेलंगाना में भी कुछ भाग दक्कन के पठार का देखने को मिलता है। हालांकि उन्हें स्थानीय स्तर पर छोटी छोटी पहाड़ियां जो बढ़ गई हैं, जो श्रेणियां हैं, उन्हें अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन वो दक्कन के पठार का ही भाग हैं। ठीक है, अब इसके निर्माण काल की बात कर लेते हैं कि इस दक्कन के पठार का निर्माण कब होता है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा, हिमालय पर्वत से पहले प्रायद्वीपीय पर्वत का निर्माण, प्रायद्वीपीय पठार या फिर उसकी श्रेणियों का निर्माण होता है। और भारत में सबसे पुरानी जो पर्वत श्रेणी है या फिर कहिए सबसे पुराना जो पर्वत है तो वो है आपका अरावली पर्वत, जो कि दक्षिण भारत का ही भाग माना जाता है। ठीक है, क्योंकि वो उसका आपर्दन बहुत हो चुका है, अवक्षय बहुत हो चुका है, इसलिए वो आप मतलब कि इतना ज़्यादा आपर्दन हो चुका है कि जो हमारा मानसून आता है वो उसके समानांतर होकर चला जाता है। ठीक है, उसकी ऊंचाई बहुत कम हो गई है बेसिकली आप कहें तो। ठीक है ना, हजारों साल पहले जो अरावली पर्वत है उसका आपर्दन हो गया है, लेकिन उसकी ऊंचाई ऐसा कहा जाता है कि एक समय था कि हिमालय जैसी उसकी ऊंचाई थी, लेकिन हजारों करोड़ों साल हो गए हैं, इस वजह से उसके आपर्दन के कारण इतनी कम ऊंचाई बची है। ठीक है, बेसिकली हम किसकी दक्कन के पठार की बात कर रहे हैं और उसके निर्माण की बात कर रहे हैं। तो निर्माण काल की बात करेंगे तो इसका निर्माण काल लगभग 13 करोड़, अब आप खुद ही सोचिए कि दक्कन के पठार को जो उसका जो निर्माण हुआ था वो 13 करोड़ वर्ष पूर्व क्रिटेशियस युग में। क्रिटेशियस युग का नाम सुना होगा, जुरेशिक युग का नाम सुना होगा आपने। ठीक है, आपने कार्बोनिफेरस युग का नाम सुना होगा जिसमें पेंजिया पैंथालासा के बारे में सुना होगा। हिमालय पर्वत के बारे में जब आप पढ़ेंगे तो ये आपको ज़रूर पढ़ने में आएगा। क्रिटेशियस युग हो गया, पेंजिया पैंथालासा, इसके बाद ही आपको पता चलेगा कि हिमालय का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, 33 सागर के मलबे से हिमालय का निर्माण होता है। ठीक है, कार्बोनिफेरस युग में जो पेंजिया टूटता है उसके बाद, लेकिन जो क्रिटेशियस युग में है उसमें ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा दरारी उद्भेदन के कारण इसका निर्माण हुआ है। ठीक है, अब आपको पता होगा कि ज्वालामुखी आता है। अब देखिए इसके बारे में आपको थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा कि दरारी उद्भेदन क्या शब्द है। तो देखिए दरारी उद्भेदन अर्थात पृथ्वी के अंदर जो लावा है, ठीक है, अब जब वो लावा बाहर आ जाता है ज्वालामुखी बनकर तो उसको हम क्या कहते थे, पहले तो मैग्मा और लावा, आपको पता होगा दो नाम रहते हैं, दोनों सेम ही रहते हैं। ठीक है, अब आपको ये देखना है कि जो ज्वालामुखी हमारे पृथ्वी के अंदर रहते हैं, जो भूकंप वगैरह आते हैं तब ज्वालामुखी आते हैं। जब ज्वालामुखी को कहीं से जो ज्वालामुखी का जो पाइप होता है उसको फटने का मौका मिल जाता है, या फिर उसको क्योंकि मैग्मा बहुत ज़्यादा गर्म होता है तो दरारी उद्भेदन मतलब कि जो उसका जो पाइप रहता है वो फटने के बाद जो मैग्मा जो बाहर आता है आप देखेंगे। ठीक है, तो उस मैग्मा के कारण ही, उसके जमने के कारण ही किस काल में, क्रिटेशियस काल में किसका निर्माण होता है, दक्कन के पठार का निर्माण होता है। बेसिकली आप ये जानिए। ठीक है, तो आपने ये जाना कि इसका निर्माण कैसे होता है दक्कन के पठार का। तो जो पृथ्वी के अंदर से जो मैग्मा रहता है, जब वो मैग्मा को बाहर निकलने का मौका मिलता है तब वो आता है और वो जम जाता है। तो उसी प्रकार से किससे, दरारी उद्भेदन, एकदम से नहीं आता है। ठीक है, लेकिन दरारी उद्भेदन से आता है, तभी किसका, दक्कन के पठार का निर्माण होता है। ठीक है,
अब ये देखिए जो दक्कन के पठार पर मुख्य रूप से बेसाल्ट चट्टानें तथा ग्रेनाइट और नीस की प्रधानता है। ठीक है, ग्रेनाइट और नीस की प्रधानता है, ये भी याद रखिएगा, क्योंकि ज्वालामुखी जब उद्भेदन होता है तो ज्वालामुखी ठंडा होने के बाद उसमें बहुत सारे खनिज पदार्थ निकलते हैं। ठीक है, वो जितने भी हमारे यहाँ खनिज पदार्थ रहते हैं वो कहाँ से निकलते हैं, स्टील वगैरह, तो वो कहाँ से निकलते हैं, वो दक्कन के पठार में भी यहीं से आए, क्योंकि ज्वालामुखी उद्भेदन होता है पृथ्वी के अंदर से और वो सारी चीज़ें बाहर आ जाती हैं जब धीरे धीरे ज्वालामुखी ठंडा हो जाता है। हजारों वर्षों की एक बात हमेशा याद रखिए, हजारों वर्षों में ये क्रिया होती है, क्योंकि जब ज्वालामुखी आता है फिर ठंडे होने में उसमें बहुत टाइम लगता है, फिर धीरे धीरे हम उन जो ठंडा हो जाता है तो उसमें जो पदार्थ रहते हैं हम उनका उपयोग करते हैं। ठीक है, वर्तमान में जो लोहा, सोना, चांदी, तांबा, मैग्नीशियम, जस्ता, टिन, ये सब कहाँ से आए हैं हमारे पास, ये सब ज्वालामुखी क्रिया के कारण जो लावा आता है वो पृथ्वी पर जम जाता है, और वो जम जाता है तो जब वो ठंडा हुआ है, ये आजकल की क्रिया नहीं है, हजारों लाखों वर्ष पहले ऐसा हुआ है। वर्तमान समय में हाल ही की बात है, प्रशांत महासागर में जो सबसे बड़ा ज्वालामुखी है उसका क्या नाम है, किलायु, जो प्रशांत महासागर को क्या, क्योंकि वहाँ पे प्रशांत महासागर में बहुत सारे ज्वालामुखी पाए जाते हैं। तो रिसेंटली न्यूज़ है कि आप देखेंगे ना कि किलायु ज्वालामुखी उसमें उद्भेदन हुआ है। अच्छा, इसके अलावा हमारे अंडमान निकोबार में भी, वो तो ठीक है, आप बाद में पढ़ेंगे कि वहाँ पे भी ज्वालामुखी, छोटी छोटी पहाड़ियों को ऐसा माना जाता है कि उनका निर्माण भी ज्वालामुखी उद्भेदन से ही हुआ है। ठीक है, बेसिकली हम पढ़ रहे हैं दक्कन के पठार के बारे में, तो इसकी यहाँ पे ग्रेनाइट और नीस की प्रधानता होती है, इसीलिए इसमें भिन्न प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। सीधी सी बात है, ज्वालामुखी उद्भेदन होता है, उद्भेदन, तो उसमें बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। आगे देखिए, जैसे सोना, चांदी, लोहा, मैग्नीज, कोयला आदि। कोयला का निर्माण कैसे होता है, कोयला जीवाश्म ईंधन है, याद रखिएगा। ठीक है, कोयले के बाद आप देखेंगे ये सब पाए जाते हैं। इसके बाद दक्कन के पठार का विस्तार ताप्ती नदी में है ना। ताप्ती नदी, अब आपको पता है कि कहाँ पे, कच्छ की खाड़ी और खंबात की खाड़ी, गुजरात में दो खाड़ियाँ हैं, कच्छ की खाड़ी है, खंबात की खाड़ी में जाकर ताप्ती नदी अपना मुहाना बना देती है, और वहीं से त्रिभुज के आकार में, इसका जो आकार कैसा है दक्कन के पठार का, याद रखिएगा। अब आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि त्रिभुज का आकार है कि पष्टकोण आकार है, किस प्रकार का आकार है, तो आप बताएंगे कि त्रिभुजाकार आकार में दक्कन का पठार फैला हुआ है, जिसका विस्तार ताप्ती नदी से शुरुआत होती है। ठीक है, ताप्ती, नर्मदा और ताप्ती दो ऐसी नदियां हैं। आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं तो एक बात याद रखिएगा, ज्योग्राफी में आप कोरिलेट करके चीज़ें पढ़िए, तभी आपको समझ में आएगी। तो जो नर्मदा और ताप्ती ऐसी नदियां हैं जो क्या है, भ्रंश घाटियों से होकर बहती हैं, और इसके बाद ये जो नदियां हैं पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक है, ये निकलती कहाँ से हैं, दोनों मध्य प्रदेश से निकलती हैं, लेकिन बंगाल की खाड़ी में ना जाकर अरब सागर में अपना डेल्टा बनाती है, सॉरी डेल्टा नहीं बनाती है, डेल्टा तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां बनाती हैं, लेकिन ये क्या बनाती हैं, ज्वार नदमुख बनाती हैं, डायरेक्टली बहुत ज़्यादा स्पीड से जाती हैं, इसलिए जाके डायरेक्ट उसमें गिर जाती हैं। ठीक है, आगे देखिए, दक्कन के पठार पर मुख्य रूप से काली मिट्टी पाई जाती है। अब आपने काली मिट्टी के बारे में बहुत सुना होगा कि कहाँ पाई जाती है, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश के पश्चिम के कुछ भागों में। ठीक है, उसका मेन रीज़न यही है कि दक्कन के पठार में जो लावा आया था उसमें बेसिकली काली मिट्टी की प्रधानता पाई जाती है। टाइटेनिफेरस मैग्नीशियम का नाम सुना होगा, जिसके कारण काली मिट्टी का रंग जो है घोर काला, मैग्नेटाइट के कारण उसका रंग घोर काला रहता है। ठीक है, अब हम काली मिट्टी की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, काली मिट्टी को, तो देखिए हम काली मिट्टी के बारे में, तो काली मिट्टी को कपासी मिट्टी भी कहा जाता है, रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, स्वतः जुताई वाली मिट्टी भी कहा जाता है, या फिर इसको उष्णकटिबंधीय चार नोजम मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है। क्या ये एक ही मिट्टी के नाम हैं? जब आप ज्योग्राफी में जब आप सोयल वाला चैप्टर पढ़ेंगे, मिट्टियों का चैप्टर पढ़ेंगे, तब आपको पता चलेगा कि भारत में कितने प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं, लेकिन जो काली मिट्टी है वो मुख्य रूप से दक्कन के पठार के आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। क्योंकि जो काली मिट्टी क्यों कहाँ पे पाई जाती है, जहाँ लोहे की बहुत ज़्यादा प्रचुरता हो, ठीक है, ये तांबा वगैरह, तो ये सब बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं वहाँ।
ठीक है। तो जो काली मिट्टी है उसके नाम भी आप देख चुके हैं, रेगुर मिट्टी, ये सब होते हैं। ठीक है, ये जो काली मिट्टी का जो विस्तार होने के कारण, अब क्योंकि दक्कन के पठार में मुख्य रूप से खनिज हैं तो वहाँ पे काली मिट्टी, और इसी कारण यहाँ पे मुख्य रूप से जो काली मिट्टी की जो फसलें हैं वो गेहूँ हैं, कपास है, मूंगफली है, इत्यादि फसलों का विकास पाया जाता है। क्योंकि ये जो फसलें हैं, जो गेहूँ हो गया, मूंगफली हो गया, कपास, आपको पता है कपास सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में बोया जाता है। ठीक है, तो ये जो फसलें हैं ये मुख्य रूप से काली मिट्टी में ही इनकी बहुत ज़्यादा वो पैदावार ज़्यादा होती है, इस वजह से इनका जो विकास है वहाँ पे पाया जाता है। ठीक है, तो काली मिट्टी का विकास इसीलिए। इसके अलावा देखिए दक्कन के पठार के अंतर्गत ही कर्नाटक का पठार, आंध्रा का पठार और दक्कन ट्रैप को भी शामिल किया जाता है। क्यों? क्योंकि जो दक्कन का पठार है उसके आसपास के क्षेत्र हैं। ठीक है, महाराष्ट्र में जो भाग चला गया, महाराष्ट्र के अलावा जो भाग आंध्र प्रदेश में चला गया उसको आंध्र का पठार कहने लगे। जो भाग पास में ही कर्नाटक है, कर्नाटक में उसको क्या कहा जाता है? कर्नाटक का पठार कहा जाता है। तो अपने स्थानीय नाम है उनके, ठीक है, लेकिन वो दक्कन के पठार का ही भाग हैं। आगे देखिए, आपने पहाड़ियों का नाम सुना होगा, सातमाला पहाड़ी का नाम सुना होगा, जो श्रेणियां हैं एक तरीके से छोटी छोटी। अजंता का नाम सुना होगा, बालाघाट का नाम सुना होगा और हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी का नाम सुना होगा। ये जो श्रेणियां हैं ये सारी की सारी हरिश्चंद्र, सह्याद्री, जो सातमाला है, ये सभी की सभी श्रेणियां ये पाई जाती हैं महाराष्ट्र में, और ये सभी दक्कन के पठार के क्षेत्र में आती हैं। अब हम मैप के माध्यम से देखेंगे कि दक्कन का पठार कहाँ पाया जाता है और उसमें कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं। गोदावरी नदी का नाम सुना होगा, वो दक्कन के पठार से बहती है, वहीं से निकलती है। इसके अलावा उसकी जो सहायक नदी हैं वो भी उनका उद्गम, और वो भी वहीं से दक्कन के पठार से ही बहती हैं। चलिए ठीक है, ये देख रहे हैं ना आप, ये जो पहाड़ियाँ हमने अभी अभी पढ़ी कि जो अजंता है, सातमाला की पहाड़ियाँ हैं, हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणियाँ हैं, बालाघाट पर्वत श्रेणियाँ हैं, ये जो पर्वत श्रेणियाँ हैं ये कहाँ पे पाई जाती हैं? मेन रूप से पाई जाती हैं आपकी महाराष्ट्र में मुख्य रूप से, और ये सब दक्कन के पठार का ही भाग हैं। क्योंकि दक्कन का पठार का जो सबसे ज़्यादा भाग है वो महाराष्ट्र में पाया जाता है। हमने काली मिट्टी के बारे में भी देखा। ठीक है, अब हम देखेंगे दक्कन के पठार की कुछ चोटियाँ। हालांकि ये जो है हरिश्चंद्र पर्वत की चोटियाँ भी कहलाती हैं, बालाघाट की चोटियाँ भी कहलाती हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से मेन रूप से ये दक्कन का ही पठार है, लेकिन उसकी श्रेणियाँ हैं छोटी छोटी। ठीक है, तो देखिए ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ये लिखा हुआ है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर ये इसकी चोटी है। ठीक है, महाबलेश्वर की ऊंचाई कितनी है? 1438, ये दिख रहा होगा आपको। देखिए, अब देखिए ये रही महाबलेश्वर। ठीक है, महाबलेश्वर के पास से ही कुछ नदियाँ निकलती हैं, उनके बारे में देखेंगे। कुछ झील भी हैं उसके आसपास ही। ठीक है, तो देखिए ये लिखा हुआ है भटकर झील है। तो इसकी नदियों की बात करेंगे तो महाबलेश्वर के पास से सबसे ज़्यादा निकलती है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वो है आपकी नीरा नदी। ठीक है, वैसे गोदावरी भी यहीं से निकलेगी, उसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, ये आपकी बालाघाट पर्वत श्रेणी है, उससे भी देखिए आप कितनी सारी नदियाँ निकल रही हैं। शीना हो गया, ये यहाँ से निकलती है, भीमा नदी हो गई। आगे देखिएगा ये गोदावरी है, और ये गोदावरी नदी कहाँ से निकल रही है? ये निकलती है आपके नासिक से। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग का नाम सुना होगा, वहाँ से गोदावरी नदी निकलती है, जो दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये देखिए जो सातमाला पहाड़ी है, ठीक उसके नीचे है आपकी हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी, और इन दोनों के बीच में पाई जाती है ये कालसूबाई की चोटी। इसको क्या कहा जाता है? कालसूबाई की चोटी। ये कहाँ पे पाई जाती है? सातमाला पहाड़ी के पास में पाई जाती है, याद रखिएगा। और यहीं से निकलती है, ये देखिए आपकी गोदावरी नदी निकल रही है। ठीक है, उसके पास से ये गिन्ना नदी निकल रही है, गिन्ना नदी पे गिन्ना परियोजना भी चल रही है। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम लोग।